नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम गगन है। अपने श्रवण यंत्रों को मेरे बुखार बिंदु की ओर केंद्रित करें, क्योंकि आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं द फर्स्ट मिथ। 2021 में ये मूवी आई थी। दोस्तों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में पास दिखाया जाता है हमें, और हमें एक देवता को दिखाया जाता है जो कि इंसानों के बीच में जो भी लड़ाइयां हो रही थी बेमतलब की, इंसान इंसान को मार रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके अपने ही साथी उसे धोखा दे देते हैं और इस तरह से वो देवता मर जाता है। अब उस देवता की बहनें अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इंसानों को मारने, उनको गुलाम बनाने का अपना फैसला करती हैं, और इस काम में वो बाकी दुष्ट आत्माओं को भी अपने साथ में मिला लेती हैं। अब यहाँ पर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर अर्लिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर के साथ एक बैरियर को तोड़ने के लिए आया था, जो कि धरती और स्वर्ग के बीच में था। उसी बैरियर के जरिए वो दुष्ट आत्माएं इंसानों को अपना गुलाम बनाया करती थी। यहाँ अर्लिन आसमान पर बादलों के बीच में है, और यहाँ पर वो इस बैरियर को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो ये जानता नहीं है कि वो इस बैरियर को तोड़ेगा कैसे। उसी दौरान बादलों में से उड़ते हुए कुछ हथियार उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो अपने वेपन से कंट्रोल करने लगता है। और उसी दौरान अब बादलों में से एक देवी आ जाती है, और यहाँ पर अर्लिन का मास्टर उस देवी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो देवी उसे साफ साफ कह देती है कि उसके भाई की मौत के बदले में हम इंसानों को अपनी आत्मा देनी होगी। अपनी इन्हीं बातों के बीच में वो अर्लिन और मास्टर को एक एस्ट्रोलोप दिखाती है, जिसकी मदद से उन्होंने जमीन पर स्वर्ग के बारे में ये बनाया हुआ था। अर्लिन पहले तो एस्ट्रोलोप को देखता है और फिर उस देवी पर अटैक करने के लिए उसके पास जाता है। अर्लिन उस देवी पर बहुत प्रहार करता है और उससे लड़ने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन अर्लिन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक देवी से मुकाबला कर सके, इसलिए कोई भी उसका अटैक उस पर असर नहीं दिखा रहा था। और जैसे ही गॉडलिन पर अटैक करती है, उसका अटैक उस पर भारी पड़ जाता है, और इसी वजह से अर्लिन का मास्टर उनकी फाइट के बीच में आ जाता है और वो देवी को अपने एक ही अटैक से निपटा देता है। यहाँ पर वो एडलिन से कहता है कि मैं इस देवी को संभालता हूँ, तुम जाकर उस एस्ट्रोलोप को तोड़ दो। इस तरह वो बैरियर भी टूट जाएगा और ये देवी भी खत्म हो जाएगी। एर्लिन जल्दी से उस एस्ट्रोलोप की तरफ भागता है कि उससे पहले, लेकिन अगर वो एस्ट्रोलोप पर अटैक कर पाता, वो देवी दूर से ही अपनी जादुई फायरबॉल से उस पर अटैक कर देती है, और एर्लिन इन फायरबॉल से बच नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर भी वो फायरबॉल उसका पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि उसके इर्द गिर्द एक गोला बना लेती हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहीं से सीन कट हो जाता है, और हम एर्लिन को एक रूम में देखते हैं। वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन सी जगह है, और बाहर जाने पर उसे ये फील होता है कि ये गाँव है, और यहीं उसे ये भी रियलाइज हो रहा था कि शायद गांव के लोगों ने उसकी जान बचाई थी। तभी अचानक आसमान में अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और हम एक लड़की को देखते हैं जो बेचारी उदास होकर अपने आसपास की भीड़ को देख रही थी। और यहाँ पर कुछ काले कपड़े पहने हुए कुछ आदमी एक कैरेज लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे, और तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मून है, और ये काला मास्क पहने हुए आदमी उसी देवी के लोग हैं जो इंसानों को अपना गुलाम बनाया करती है। इस वक्त वो लड़की इंसानों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर रही है, यानी अपनी बलि चढ़ा रही है। इससे पहले कि वो उस कैरेज में बैठती, उसका भाई उसे एक रस्सी की हेल्प से पीछे खींच लेता है। यहाँ पर वो लड़का सबको मना करता है कि वो लोग किसी भी देवता के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। वो लड़का अपनी बहन को बचाने के लिए उन ब्लैक मास्क पहने हुए आदमियों से बहुत लड़ाई करता है, इसीलिए उन आदमियों को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो लोग अपनी एनर्जीज को कंबाइन करते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील कर देते हैं। और वो खौफनाक दिखने वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में लोगों पर अटैक कर रहा था। सभी लोग उससे डर करते तरबितर होने लगते हैं, और ये मॉन्स्टर अपने सामने आने वाले लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें हवा में फेंक रहा था। इस सिचुएशन में जब सारे बहुत तेजी से और मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रहे थे, तभी मून को एक छोटी सी बच्ची रोड पर बैठी हुई रोती हुई नजर आती है। मून जल्दी से उस बच्ची को बचाने के लिए उसके पास जाती है, और यहीं पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करता, यहाँ पर एर्लिन आ जाता है, और एर्लिन उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हवा से होता हुआ बहुत दूर जाके फेंका जाता है।
और उनकी ड्रैगन की लड़ाई खत्म हो जाती है। मून जल्दी से उठकर अपने बचाने वाले को थैंक्स कहती है। तभी उस गांव का मुखिया उनके पास आता है और वो उनसे कहता है कि ये खुशी मनाने का मौका नहीं है, बल्कि वो देवी अब इनकार के गुस्से में हम पर बहुत बड़ा हमला करेगी। इसी दौरान गांव के मुखिया के पास खड़ा आदमी एडलिन का पेंडेंट देखता है, जिसके ऊपर बने हुए सिंबल से उन्हें पता चलता है कि वो एक बचाने वाला योद्धा का गॉड है। और उन्हें पता चलता है कि एयरलिंग इंसानों की मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ एयरलिंग उनकी बातों से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक डेमीगॉड हूँ। मैं बेशक स्वर्ग में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इंसानों की तरह मोर्टल है, यानी कि वो खत्म हो जाएगी। मैं बचपन से जवान हुआ हूँ, बूढ़ा भी होऊंगा, मरूंगा भी। ये सब सुनने के बाद भी गांव का मुखिया चाहता था कि एडलिंग उनकी मदद करे, और इसी के साथ वो उन्हें उस देवती का स्केच भी दिखाता है जो कि गांव के लोगों को गुलाम बना रही थी। ये स्केच देखते ही एडलिंग को याद आ जाता है कि ये वही देवी है जिससे वो हेवन में लड़ाई कर रहा था बैरियर तोड़ने के टाइम पर। ये देखकर ही वो सबसे वादा करता है कि वो उस इविल डाइटी को खत्म करने में जरूर उन सबकी मदद करेगा। लेकिन उस गॉडेस को खत्म करने के लिए उसे एक खास तरह का हथियार चाहिए जो कि स्लेयर ऑफ वर्ड के नाम से जाना जाता है, और वो वेपन एक गॉड टावर के अंदर है। यहाँ मून उससे कहती है कि वो भी एडलिंग के साथ जाएगी, क्योंकि उसके पास डीमंस के रियल फेसेस को देखने की वाली एक खास पावर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस वेपन को लेने के लिए निकल गए थे, और रास्ते में मून एडलिंग से बात करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पर एडलिंग को फील होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और जैसे ही एडलिंग पीछे होकर उस आदमी को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी जो उनका पीछा कर रहा है वो उनका भाई ही है। और यहाँ पर उनका भाई भी उनके साथ उनके मिशन में ऐड हो जाता है। वो जंगल के बीच में उन्हें एक मिस्टीरियस रेस्टोरेंट नजर आता है। वो लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। वो लोग जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं, और यहाँ सेकंड फ्लोर से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है। वो लड़की एडलिंग के पास जाकर एडलिंग को एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन एडलिंग वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं दारू ना पीता। औरत को आगे करते हुए उसका हाथ पकड़ता है, क्योंकि उसे यहाँ पर सब कुछ गलत लग रहा था। और तभी वो अपने साथ मून और उसके भाई को बताता है कि ये सब एक इल्यूजन है, यानी कि भ्रम है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो एक ही मोशन में काम कर रहे हैं। इसी दौरान मून आंखें बंद कर लेती है, और उसमें देखने वाली शक्ति थी कि वो डीमंस को पहचान लेती थी। यहाँ पर डीमंस का पता चलाती है वो। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि उसके सामने बैठी हुई लड़की के पास मुंह नहीं है, यानी कि उसके चेहरे पर होंठ ही नहीं थे। और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो एक राक्षसनी है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मून के सब कुछ सच बताने के बाद ये रेस्टोरेंट अपनी असल औकात में आ जाता है, और जो कि हड्डियों से भरा हुआ एक ओल्ड हाउस था, जहां पर अब डीमन और एडलिंग के बीच में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। एडलिन डीमन पर अटैक करता है, लेकिन डीमन बहुत कुंग-फू कराटे पड़े हुए लोग थे। डीमन उसके अटैक से बच जाती है और अपने आसपास सारे वेपन्स को इकट्ठा करती है और उनसे एडलिंग पर अटैक करती है। एडलिंग उससे बचकर दूसरी तरफ भागता है। यही मून उसके सर पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ नोटिस करती है, और जैसे ही वो लड़की मून के भाई और एडविन पर अटैक कर रही होती है, तो मून उसके बालों से वो पिन उतार लेती है। एडलिंग उस लड़की के अटैक से बचने के लिए अपने वेपन से एक शील्ड बनाता है, और पीछे से मून को इतना टाइम मिल जाता है कि वो उसकी पिन से उस वर्ड को खराब कर देती है। जिसके बाद वो देखती है कि वो टेम्पल में बैठा हुआ आदमी जो कुछ लिख रहा था वो एकदम से गायब हो जाता है, और इस डीमन के फेस पर भी लिप अपेयर हो जाते हैं। और अब वो लड़की उन सबको अपनी कहानी बताती है, और वो कहती है, असल में मैं उस आदमी की जिसे आपने गायब कर दिया उसके एक अक्षर से पैदा हुई थी, जिसे भगवान बनने का बहुत शौक था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी राइटिंग्स में गलतियां करना शुरू कर दी, जिससे वो मरकर एक सोल में तब्दील हो गया। और अब वो डीमन मून को एक मोमबत्ती देती है और खुद हवा के अंदर गायब हो जाती है। अब अगली सुबह वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और आखिर वो अपने डेस्टिनेशन टावर तक पहुंच ही जाते हैं। पर उस टावर के अंदर जाने से पहले उनको एक और एंट्रेंस मिलती है, जिसके अंदर जाने पर उनका एक और राक्षस से सामना होता है। वो राक्षस उनसे कहता है कि हम एक खेल खेलेंगे, और ये कहने के साथ ही वो पूरे हॉल के साथ बैम्बू स्टिक्स खड़ी कर देता है।
और वो उन्हें बताता है कि तुम्हें इस गेम के अंदर मेरी शॉट को हाथ लगाए बगैर मेरी बैग से वो शॉट निकालनी होगी, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो तुम लोग पत्थर बन जाओगे, जैसा कि यहाँ पर बहुत से लोग पहले ही पत्थर बने हुए हैं, कोई नहीं निकाल पाए। इसी के साथ वो डीमन उन पर अटैक कर देता है। मून का भाई इस एरिया से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डीमन बहुत ही तेजी से उसके पास आ रहा था, और यहाँ एडलिंग अपने वेपन की हेल्प से अपने टीममेट को उससे बचाता है। जैसे ही एडलिंग उस आदमी को बचाता है तो वो अपनी रस्सी से उस डीमन को एक पेड़ पर उल्टा लटका देता है, जिसकी वजह से उसकी शॉट नीचे गिर जाती है, और इस तरह वो लोग उसे हाथ लगाए बगैर उसकी शॉट को कैच कर लेते हैं, और इस तरह वो लोग हाथ लगाए बगैर उसकी शॉट को ले लेते हैं, जिसको लेते ही वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है जो कि उनको अगले लेवल तक पहुंचाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अगले लेवल तक पहुंचते, वो डीमन नीचे उतर जाता है, और उनका भाई उस डीमन को रोकने की बहुत कोशिश करता है ताकि एडलिंग और मून दूसरे लेवल तक पहुंच जाए, और इतने में ही वो डीमन उस आदमी को एक पत्थर में तब्दील कर देता है, जिसके साथ एडलिंग और मून दूसरे लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगले लेवल तक पहुंचने पर अब मून बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके भाई की डेथ हो गई थी, यानी वो पत्थर बन गया था। लेकिन एडलिंग उसे समझाता है कि अगर हमने वो स्वॉर्ड जिसका नाम स्लेयर ऑफ गॉड है वो हासिल कर ली तो हम तुम्हारे भाई को भी बचा सकते हैं। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे होते हैं कि उनके आसपास हर चीज क्रिस्टल में तब्दील हो जाती है, और यहाँ पर एक और डीमन आ जाता है जो उन्हें बताती है कि अगर उन दोनों का स्केच वो सही से बनाएंगे तभी उन्हें नेक्स्ट लेवल का पोर्टल मिलेगा। और यहाँ पर मून अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस डीमन की असल शक्ल देखती है, और इस तरह वो उस डीमन के स्केच प्रॉपरली ड्रॉ कर लेती है, और साथ ही वो लोग उसे बताते हैं कि उसकी असल शक्ल एक क्रिस्टल है। और अब ये देखते हुए कि उन लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, वो डीमन उन्हें एक और पोर्टल ओपन कर देती है। लेकिन उस पोर्टल के खुलते ही यहाँ पर हर चीज तबाह होने शुरू हो जाती है, और जैसे ही एडलिंग और मून उस पोर्टल तक पहुंचते हैं तो एडलिंग तो उस पोर्टल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मून यहीं पर फंस जाती है। एडलिंग मून को अपने पास बुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मून उससे कहती है कि तुम जाकर उस वेपन को लेकर आओ जिससे सारे इंसानों को बचाया जा सके, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और जैसे ही एडलिंग उसका हाथ छोड़ता है तो वहां पर वो पोर्टल गायब हो जाता है, और अब एडलिंग के सामने उसका आखिरी दुश्मन उसके सामने खड़ा हुआ था, जो कि एडलिंग से कहता है कि अगर वो उससे लड़ाई में जीत गया तो वो स्लेयर ऑफ गॉड वेपन लेके जा सकता है। उसके बाद एडलिंग सबसे पहले अपने वेपन से फायर निकालता है, लेकिन उस फायर का डीमन पर कोई असर नहीं होता है, और इसके बाद एडलिंग उससे इलेक्ट्रिकल वेव्स का अटैक करता है, पर वो जो डीमन था वो उन्हीं वेव से पकड़कर एडलिंग को बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन एडलिंग हार नहीं मानता, और वो खड़ा होकर अपने पास के सारे वेपन्स को इकट्ठा करता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन तो भैया उन अटैक से बचते हुए एडलिंग को मारने लगता है। इस बार एडलिंग को लगता है कि वो हार जाएगा, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस डीमन को हरा सके। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि उसने यहाँ तक आने के लिए अपने दोस्तों को खोया है, और अगर वो इस डीमन को नहीं हरा पाया तो बहुत सालों तक इंसान भी उन सभी राक्षसों के गुलाम बने रहेंगे। ये सोचते ही वो उठता है और बहुत ज्यादा जोर से अपने वेपन से उस डीमन को मार देता है, और तभी वो डीमन गायब होकर उसके वेपन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके वेपन की शेप चेंज हो जाती है। और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि स्लेयर ऑफ गॉड कोई ऑब्जेक्ट या वेपन नहीं है, बल्कि वो तो एक पावर है जो कि इंसान के अंदर आती है बुराई को खत्म करने के लिए। इसी दौरान एडलिंग को अपने पीछे किसी की आवाज आती है, और उसे पता चलता है कि मून भी अभी तक जिंदा है। और इतने में यानी मून का भाई भी आ जाता है, और वो लड़का उन दोनों को बताता है कि वो उस डीमन को हराने में कामयाब हो गया, और उसको मारने से उसे प्रोविंस के तौर पर उसे वादे के मुताबिक स्लेयर द स्वॉर्ड मिली। यहाँ पर मून भी उसको बताती है कि उसने डीमन को हराया तो उसके पास उसकी टेलीपोर्टेशन पावर आ गई थी, लेकिन इसके पहले कि वो स्लेयर ऑफ स्वॉर्ड को अपनी प्रोविंस को सेलिब्रेट करते, वो टावर टूटना शुरू हो जाता है, और वो लोग भागकर बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही अब वो देवी, यार इसका नाम ही देवी है, बस है तो ये राक्षस नहीं, वो अपीयर हो जाती है, जिसके साथ मूवी के शुरुआत में बैरियर तोड़ने के लिए एडलिंग लड़ रहा था। वो उन सब का शुक्रिया अदा करने आई थी कि इस टावर को खोलने में उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की, और इस टावर के खोलने से उसके पास और भी ज्यादा ताकत आ गई है। और ये कहते ही अब वो गायब हो जाती है, और एडलिन अब जल्दी से मून की टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हुए उस गॉडेस का पीछा करता है, और यहाँ पर वो तीनों मिलकर उस इविल गॉडेस से मिलते हैं। लेकिन उन तीनों की पावर्स कंबाइन करने के बाद भी उस इविल गॉडेस की पावर बहुत ज्यादा
थी और वो बहुत आसानी से उनके हर अटैक पर उन्हें हरा रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गॉडेस एडलिंग पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर फेंका जाता है और उसके मुंह से खून आना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो एडलिंग पर अपने एक और वेपन से अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर मून अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए गॉडेस के उस वेपन को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी थोड़ी सी पावर्स उस गॉडेस के वेपन के आगे कुछ भी नहीं थी और इस अटैक से वो अपने दोस्त को बचाते बचाते खुद ही मर जाती है। यहाँ पर उसके मरने से अब एडलिंग को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगा था। कोई मूवी प्यार के बिना तो खत्म हो ही नहीं सकती दोस्तों। उसे ऐसा लगा कि अपने करीबी और हर कीमती चीज को संभालना असल में गॉड की ताकत है, और उसकी सबसे प्यारी फ्रेंड मरने की वजह से उसका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। यहाँ पर यह दर्द उसे पावर देता है और उसे गॉड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके साथ ही उसके माथे पर यानी कि आज्ञा चक्र पर उसकी तीसरी आंख खुल जाती है। और अब एडलिंग अपना हथियार उठाते हुए उस गॉडेस के पास जाता है, जहां पर बार बार गॉडेस उस पर अपने वेपन से अटैक कर रही थी, लेकिन अब एडलिंग इतना पावरफुल हो गया था कि वो उसके हर अटैक से बच सकता था। यहाँ गॉडेस इस बात से परेशान थी कि वो एडलिंग को किसी भी अटैक का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से वो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करती है और फिर वो एडलिंग पर अटैक करती है, लेकिन एडलिंग इस अटैक से भी इसीलिए बच जाता है। और अब यहाँ पर एडलिंग जोर से अपने वेपन को जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर चीज तबाह हो जाती है। और फिर मूवी के शुरुआत में दिखाए जाने वाले उस एस्ट्रोलॉक की तरफ जाता है, और यहाँ पर जैसे ही वो एस्ट्रोलॉक निकालता है तो यहाँ पर उस गॉडेस की दूसरी सिस्टर्स भी आ जाती हैं। एडलिंग जल्दी से उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो तीनों अपनी पावर्स को कंबाइन करती हैं और अपने आप को एक बहुत बड़े गॉड में चेंज कर देती हैं। अब एडलिंग अपनी तीसरी आई की लेजर पावर का यूज करते हुए उसमें से उस क्रिएचर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो तीनों गॉडेस अब अलग अलग टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाती हैं। और जैसे ही एडलिंग उन्हें मारने वाला होता है तो यहाँ पर किसी और की एंट्री होती है, और ये बुढ़ा आदमी यही एडलिंग का मास्टर था जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और वो इन तीनों गॉडेस को एक पेपर के अंदर सील कर देता है, तब तक के लिए जब तक के लिए उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए, और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा पावर्स हैं उतनी ज्यादा तुम पर जिम्मेदारियां भी हैं। उसके बाद एडलिन उस गाँव में जाता है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, और यहाँ पर वो अपनी दोस्त को याद करते हुए उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे अगली जिंदगी में जरूर ढूंढेगा। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।